Hello everybody, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again to another lecture for CA Foundation Business Economics, and today we are going to cover chapter number 7 in Mission 15 series. इसके अलावा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, एक बार टाइम निकाल के आप उन लेक्चर्स को देखो। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और डिस्कशन मिलेगी, स्पेशली चैप्टर नंबर 6 की, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शंस में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने उस सीरीज के अंदर टेकअप करे हैं। ओके, चलो चैप्टर नंबर 7 की डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7 वैसे थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है क्योंकि 4 यूनिट है इसके अंदर, बट मैंने कोशिश करी है कि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हम टेकअप कर पाए। और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही नहीं, मैंने ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करते हैं तो टाइम ज़्यादा जाता है। तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रखना चाहती थी, तो इस वजह से मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा रखे हैं। बट एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी रखा है जो अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलो, एक नहीं है, एक से ज़्यादा ही है, बट नीचे वाला वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो हमने टेकअप किया है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे इन्होंने 4 पॉलिसीज के नाम लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी पॉलिसी एग्जाम्पल नहीं है। नोट के ऊपर फोकस करो कि एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है उस पॉलिसी का जो गवर्नमेंट बनाती है कंपटीशन को एनकरेज करने के लिए। सो मतलब ना, अपने को ऐसी ही पॉलिसी इसमें से चूज करनी है कि जिस पॉलिसी को गवर्नमेंट नहीं बनाती है कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे पहले, अगर गवर्नमेंट डीरेगुलेशन करती है तो उसका पर्पस ही क्या होता है, कंपटीशन को बढ़ाना, क्योंकि डीरेगुलेशन करने का मतलब है कि गवर्नमेंट अब कंट्रोल नहीं करेगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। सो ये तो एग्जाम्पल नहीं हुआ। दूसरा, ट्रेड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब भी क्या है, ट्रेड के बैरियर्स को कम करना। तो मतलब इसका पर्पस भी क्या है, कंपटीशन को बढ़ाना। बट हमें तो ऐसी पॉलिसी चूज करनी है कि जिसका पर्पस कंपटीशन को इंक्रीज करना नहीं है। तीसरा, इनकम टैक्स रिड्यूस अगर गवर्नमेंट करती है तो उसका कोई भी लेना देना कंपटीशन से नहीं होता है। देयरफॉर आपके क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा। बाकी अगर गवर्नमेंट कोई एंटी मोनोपोली रेगुलेशंस बनाती है, तो मतलब अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाती है, कोई रेगुलेशन बनाती है मोनोपोली को कम करने के लिए, तो मोनोपोली को कम करना मतलब कंपटीशन को बढ़ाने का ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा वर्डिंग मुश्किल है, बट ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन कहता है आपको ये बताना है नीचे ये 4 स्टेटमेंट पढ़ के कि इसमें से क्या कंक्लूजन नहीं है रिलेटिंग टू मार्केट एलोकेशन ऑफ कमोडिटीज कॉजिंग पोल्यूशन एक्सटर्नलिटी। इसको समझना। सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आप सामान बनाते हो, ठीक है, कोई कमोडिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो और उस कमोडिटी के प्रोड्यूस करने से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, मतलब एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो रही है, तो आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या कंक्लूजन सही नहीं है। सबसे पहले, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन आर टू हाई। तो मतलब जो सामान आप बनाओगे जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, क्या एक्सटर्नलिटी की वजह से उसका प्राइस बढ़ेगा? नहीं, बल्कि उल्टा होता है बेटा, उसका प्राइस कम होता है, क्योंकि एक्सटर्नलिटी का जो इंपैक्ट आता है वो प्राइस के अंदर शो ही नहीं होता है। सो उसने क्या बोला कि राइट कंक्लूजन क्या नहीं है, यही राइट कंक्लूजन नहीं है, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बाकी सारे ऑप्शन भी बताती हूँ कि बाकी सारे ऑप्शन इसका आंसर क्यों नहीं है। दूसरा, पोल्यूट ऑफ द क्वांटिटी इज टू लार्ज। देखो बेटा, ये सही है, जब आप कोई भी ऐसे सामान बनाओगे जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो रही है, तो उसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो यस, दिस इज राइट। रिसाइकलिंग रीयूज डिस्करेज्ड होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो तो आप रिसाइकलिंग में बिलीव ही नहीं कर रहे हो, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट कंक्लूजन क्या है कि प्राइस ज्यादा हो जाएंगे जबकि प्राइस कम होते, क्योंकि जो आपने पोल्यूशन क्रिएट किया, जिसको हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं, उसकी कॉस्ट जो प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्ट के प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होती, तभी उसको हम एक्सटर्नल कॉस्ट कहते हैं। ओके, देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सेकंड का ए बनेगा। आगे चलेंगे। हु गेव द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस की थ्योरी किसने दी थी? रिचर्ड मस्ग्रेव ने थ्योरी दी थी, और उन्होंने पब्लिक फाइनेंस को 3 तरीके से समझाया था कि गवर्नमेंट के 3 रोल हैं, है ना। एक क्या था अपना, एलोकेशन करना, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। सो इट वाज गिवन बाय रिचर्ड मस्ग्रेव। डन है ये। आगे चलेंगे। स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो तीसरा फंक्शन क्या था जो गवर्नमेंट परफॉर्म करती है? स्टेबलाइजेशन फंक्शन। उसका जो लेना देना है वो किससे है? इट इज कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ व्हाट। बेटा मतलब ये पूछ रहा है कि स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंदर क्या चीजें आती हैं। स्टेबलाइजेशन फंक्शन के अंदर एग्रीगेट इनकम आती है, आउटपुट आती है, एम्प्लॉयमेंट आता है, इन्फ्लेशन आता है, मतलब जितने भी अपने मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं वो सारे आते हैं। सो मतलब ओवरऑल आउटपुट, ओवरऑल इनकम, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंटरनेशनल पेमेंट, बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर इसने लिखा होता है एम्प्लॉयमेंट, वो भी कवर हो जाता। सो यस, ऑल दीज इश्यूज आर डेल्ट इन स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट।
सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, फोर्थ का डी बनेगा। ठीक है, आगे चले क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट ओज टू एक्सटर्नल क्रेडिटर्स एंड डोमेस्टिक लेंडर्स। तो आपको ये बताना है कि नीचे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से वो कौन सा पैसा है जो गवर्नमेंट को देना होता है अपने क्रेडिटर्स को या डोमेस्टिक लेंडर्स को। ओके, मतलब आप पैसा उधार जो लेते हो तो उधारी को क्या बोलते हो, नेशनल डेट बोलते हो, सिंपल। ओके, जैसे कि गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू करे, बॉन्ड इशू करके आपने लोगों से पैसा ले लिया, तो जब वो बॉन्ड का लाइफ एक्सपायर हो जाएगा तो गवर्नमेंट को पैसा पे करना पड़ेगा ना, तो ये क्या बन गया, नेशनल डेट बन गया। ओके, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन कीन्स इकोनॉमी रेफर टू। ये गलती से आई थिंक ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, वैसे चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन था। ओके, बट आपने चैप्टर नंबर 6 ऑलरेडी कर लिया है और आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, तो जवाब दो कि जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट था, मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट है कीन्स की थ्योरी में, कीन्स की इकोनॉमी में, उसको हम क्या बोलते हैं। सो बेटा वो क्या शो करता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वो शो करता है कि आपका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट कितना होगा। मतलब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी, इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज होने से इनकम कितना चेंज होगा, ये हमने मल्टीप्लायर का कंसेप्ट देखा था। एक बार मैं ऑप्शन पढ़ूं, द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये शो करता है कि इंटरेस्ट रेट के कम होने या ज्यादा होने का इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या आएगा, नहीं। मैग्निफिकेशन होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग थ्रू आउट द इकोनॉमी। इसको हम अलग अलग तरीके से मल्टीप्लायर पढ़ते, कभी हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ते, कभी हम क्रेडिट मल्टीप्लायर पढ़ते, बट ये शो क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन के इफेक्ट को शो करता है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब बाकी ऑप्शन भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई सेंस नहीं बन रही। जैसे कि इंपैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो मल्टीप्लायर ये शो करता है कि टैक्स का इंपैक्ट कंज्यूमर की स्पेंडिंग के ऊपर क्या आएगा, या एक्सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, नहीं। ओके, आगे चलेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर वैसे 6 का भी नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन है कि मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट कीन्स ने दिया था वो क्या शो करता है, वो मैग्निफिकेशन शो करता है, वो मल्टीप्लीकेशन कितना होगा वो शो करता है। जैसे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी तो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से इनकम कितने का इंक्रीज होगा, ये हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा था। ऐसे ही हमने एक स्पेंडिंग मल्टीप्लायर भी तो पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, एक हमने मल्टीप्लायर का कंसेप्ट वहां भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ओके, सो ये शो क्या कर रहा है, अगर आपको याद होगा क्रेडिट मल्टीप्लायर, सॉरी चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ओके, कि आप कितने से क्रेडिट, मतलब कितना इकोनॉमी के अंदर पैसा इंजेक्ट कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर उससे मल्टीप्लीकेशन में कितना आपका मनी सप्लाई बढ़ता है, तो वो भी हम पढ़ते हैं। तो मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि कितने अमाउंट से कितनी मल्टीप्लीकेशन में इंपैक्ट आ रहा है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर, ये डन है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी बजटिंग। सो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, जब इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल आते हैं, जैसे अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी नेचर की फिस्कल पॉलिसी बनाती है, ऐसा। ओके, अगर इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन है, राइट, मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, तो उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी नेचर की फिस्कल पॉलिसी बनाएगी। सो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी बजटिंग, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है, एक बार ऑप्शन पढ़े क्या। वैसे उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर इकोनॉमी के अंदर कुछ भी फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है ज्यादा हो रही है, उसको मैनेज करना, फ्लक्चुएशन को मैनेज करना। सो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना, नहीं। स्टेबलाइजेशन को इंश्योर करना, यस, ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न। बेटा ये सिर्फ डाउनटर्न के केस में एप्लीकेबल नहीं होता, अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है तो भी आप यूज करते हो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी को यूज करके, आप इकोनॉमी में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लेकर आते हो, मतलब प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश गवर्नमेंट करती है। और अगर इकोनॉमी में डाउनटर्न है, मतलब इकोनॉमी अगर कॉन्ट्रैक्शन के फेज के अंदर है, तो उसको एक्सपेंशन की तरफ लेके जाने के लिए गवर्नमेंट काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी बनाती है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन को मिनिमाइज करना चाहती है, पब्लिक डेट को रिड्यूस करना चाहती है, ये इररिलेवेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पब्लिक गुड का फीचर क्या होता है। पब्लिक गुड ऐसे गुड्स होते हैं जिसको आप सब यूज कर सकते हो। ओके, दूसरा, पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल गुड होते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब क्या, जैसे कि अगर आपके बाहर स्ट्रीट के ऊपर रोड बना हुआ है ना, आपने उसके लिए पैसा पे नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो रोड है उसको आप यूज नहीं कर सकते, या स्ट्रीट पे जो लाइट लगी हुई है उसको आप यूज नहीं कर सकते। सो पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल गुड होते हैं, इनका एक फीचर ये होता है। दूसरा, ये गुड नॉन राइवलरस गुड होते हैं, मतलब इसके ऊपर कोई राइवलरी नहीं होती। सो इनका फीचर क्या है,
क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, ये नॉन एक्सक्लूडेबल गुड होते हैं, नॉन राइवलरस गुड होते हैं। सो मतलब अगर आपने रोड पे चलने के लिए कोई स्पेसिफिक पेमेंट नहीं भी करी है, जो आप नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द यूज ऑफ रोड, कि आप यूज ही नहीं कर सकते। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, नॉन राइवलरस होते हैं। तो मतलब जैसे कि जो प्राइवेट गुड्स होते हैं वो राइवलरस गुड होते हैं, कि जो बंदा पे करेगा वही उनको यूज कर पाएगा, वहां पे राइवलरी होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सो दिस इज द फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स। आगे चलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज सेड टू एग्जिस्ट। ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, जब हम स्टेबलाइजेशन फंक्शन पढ़ते हैं गवर्नमेंट का, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1, वहां पे आता है। आपको ये बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब होगी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब होती है बेटा जब इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन है, मतलब चीजें ना तो ज्यादा महंगी हैं ना तो ज्यादा सस्ती है, मतलब जब इन्फ्लेशन लो है, स्टेबल है। दूसरा, जितना इकोनॉमी के अंदर सामान बन रहा है उतना ही स्पेंड हो रहा है, मतलब जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मैच होता है, इकोनॉमीज टोटल स्पेंडिंग मतलब एग्रीगेट डिमांड मैच करिए टोटल आउटपुट से, मतलब एग्रीगेट सप्लाई से। जब जितने भी मेरी क्षमता है इकोनॉमी के अंदर सामान बनाने की, मतलब जितना भी लेबर अवेलेबल है वो फुली यूज्ड हो रहा है, ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट आप इसे कह सकते हो। तो ये सारे के सारे फीचर किसके हैं? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के फंक्शन है या फीचर है। सो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? 9th का डी बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th, विच वन इज नॉट अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट फिस्कल पॉलिसी का टूल नहीं होता, क्योंकि ये जो टूल है ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, सिंपल। बाकी टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, ये सब कुछ हम बजट के थ्रू गवर्नमेंट मैनेज करती है। सो इट इज वेरी मच टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मतलब ये तीनों चीजें फिस्कल पॉलिसी के टूल है, इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। आगे क्वेश्चन नंबर 11th, इन अ पब्लिक गुड कॉन्टेक्स्ट, ये फिर से पब्लिक गुड के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इंपैक्ट ऑफ रियल इनकम। तो आप ये बताओ कि पब्लिक गुड के कंटेक्स्ट में ये डिफिकल्ट क्यों होता है कि रियल इनकम के इंपैक्ट को मेजर करना। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, उसका रीजन पता क्या होता है? क्योंकि जो पब्लिक गुड होते हैं ये मुश्किल है समझ पाना कि लोग उनकी वैल्यू कितना नाप रहे हैं। क्योंकि जैसे कि अगर आप हो, आपके जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि घर के बाहर रोड बना हुआ है, आप उसको यूज करते हो, बट आपकी नजरों में उसकी परसीव्ड वैल्यू क्या है वो आपको नहीं पता, राइट? सो पब्लिक गुड आर जनरली फ्री टू पब्लिक, ये बात तो सही है। दे मेक अप अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ, नहीं, उसका रीजन क्या है? वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि क्यों डिफिकल्ट है पब्लिक गुड के इंपैक्ट को रियल इनकम के ऊपर मेजर कर पाना। बिकॉज इट इज हार्ड टू मेजर हाउ पीपल वैल्यू टू पब्लिक गुड, कि लोग उनकी वैल्यू को कितना समझते हैं। तो वैसे अगर वो जो रोड आपके घर के बाहर बना हुआ है या जो भी पब्लिक का जो भी पब्लिक गुड है जो आप यूज करते हो, है ना, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, बट वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हुए हैं। तो इट इज हार्ड टू नो ना कि आपकी नजरों में उनकी परसीव्ड वैल्यू क्या है। देयरफॉर ये डिफिकल्ट है कि आप पब्लिक गुड के इंपैक्ट को मेजर कर पाओ रियल इनकम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12th, स्टैट्यूटरी ग्रांट इन एड। सो जो यूनियन ग्रांट देता है, हेल्प देता है, हेल्प, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में वो प्रोविजन कवर्ड है, ये क्वेश्चन है। मतलब इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इसमें ये डायरेक्टली हम कॉन्स्टिट्यूशन के नंबर पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के नंबर पढ़ते हैं, और वो क्या बेटा? आर्टिकल नंबर 275। सो दिस इज योर आंसर। ओके, आगे गवर्नमेंट फेलियर अकर्स, ये लास्ट कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट कुछ इंटरवेंशन करती है मार्केट फेलियर को रोकने के लिए, बट फिर भी गवर्नमेंट कई बार फेल हो जाती है। और वो फेल कब होगा? गवर्नमेंट तब फेल होती है जब जो उसने पॉलिसीज बनाई, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए, बट उन पॉलिसीज का पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हुआ, बट उसकी वजह से कोई और सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो ये कब इनकर होगा? व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इनइफेक्टिव, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इनइफेक्टिव हो गया एंड बहुत ज्यादा और कोई फ्रेश मोर सीरियस प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होगी। सो तब हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट हैज फेल्ड। 13th का ए। बाकी ऑप्शन पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। आगे, इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट कौन मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज करती है। सो कौन सा इंस्टीट्यूशन एक्सटर्नल डेट को मैनेज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आगे चलेंगे, पीएसयू आर मेनली ड्रिवन बाय, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है उनका काम क्या होता है बेटा? उनका जो गोल है वो सोसाइटी का वेलफेयर इंश्योर करना है। सो उनका जो मेन गोल है, दे आर ड्रिवन बाय सोशल वेलफेयर। सो 15th का आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16th का जवाब दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया। आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या क्राइटेरिया नहीं है फॉर डिटरमिनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस अमंग द स्टेट। अब मेरी बात सुनना। सो हमने कंसेप्ट पढ़ा था हॉरिजॉन्टल इक्विटी का और वर्टिकल इक्विटी का।
ओके, सो वर्टिकल इक्विटी क्या होती है कि सेंट्रल कितना पैसा किसको देगा, स्टेट को देगा। तो हाँ, फिर हमने हॉरिजॉन्टल इक्विटी भी पढ़ा था कि भाई स्टेट के बीच में वो पैसा कैसे बटेगा। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस अमंग द स्टेट, कि जब जो पैसा सेंटर ने स्टेट को दिया, अब वो स्टेट आपस में जिस पैसे को बांटते हैं तो वो किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे बांटते हैं। जैसे कि हमने वो रीजंस क्या देखे थे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, फॉरेस्ट इकोलॉजी, ये सारे क्राइटेरिया है। बट इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं था, आपको वो चूज करके बताना है। तो बेटा इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस वाज नॉट द क्राइटेरिया। तो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, मतलब अगर जो सा स्टेट फॉरेस्ट मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर ज्यादा काम करता है तो उसको ज्यादा शेयर मिलता है। अगर आपने ज्यादा अच्छे एफर्ट्स लिए हैं किसी स्टेट ने टैक्स के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, फिजिकल एफर्ट लिए हैं, तो उनको ज्यादा शेयर मिलता है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने स्टेप लिए, तो आपको ज्यादा शेयर मिलता है। तो ये सारे क्राइटेरिया हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्टेट को सेंटर से पैसा मिला वो स्टेट आपस में कैसे बांटेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने कितना ग्रो किया ये क्राइटेरिया वहां पे नहीं लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं है, तो 16th का ए आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक केमिकल फैक्ट्री है एंड दैट केमिकल फैक्ट्री हैज फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ प्रोडक्ट। उसको पता है कि जो सामान मैं बना रही हूँ उससे क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आ सकता है, बट फिर भी वो सामान बना के बेचती है। ऐसा क्यों हो पा रहा है बेटा, क्यों सामान लोग खरीद रहे हैं? क्योंकि लोगों को नहीं पता है। तो फैक्ट्री को पता है कि जो सामान वो बना रही है उसके एडवर्स इंपैक्ट है, बट जो कस्टमर है उनको नहीं पता है। सो मतलब एक पार्टी इस ट्रांजेक्शन के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन होल्ड करी है और दूसरी पार्टी को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये केस किसका है, दिस इज द केस ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 18, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की रेफरेंस आ रही है जहां पे प्रोविजन लिखी हुई है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग स्टेट, कि स्टेट आपस में पैसा कैसे बांटेंगे, वो प्रोविजन आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है। सो दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 268 टू आर्टिकल नंबर 281। ओके, तो इसमें भी समझाने वाला नहीं है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन रिसोर्स बीइंग ओवरयूज्ड। तो आप मुझे बताओ कि जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कॉमन रिसोर्सेज, जैसे कि एयर कॉमन रिसोर्स है, वाटर कॉमन रिसोर्स है ना, लैंड कॉमन रिसोर्स है, आपको ये बताना है कि उनका सोल्यूशन क्या है कि अगर ये कॉमन रिसोर्स का ओवर यूज हो रहा है। ओके, सो इनका जो सोल्यूशन है वो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए। सो गवर्नमेंट रेगुलेशन इज द सॉल्यूशन। प्राइवेटाइजेशन, सब्सिडीज, फ्री मार्केट कंपटीशन नहीं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, ये थोड़ा ध्यान से अपने को देखना पड़ेगा। व्हेन रेंट कंट्रोल इज इम्पोज्ड अबव द करंट मार्केट प्राइस। सो मतलब मान लेते हैं कि अभी एट प्रेजेंट अगर आप कोई भी बिल्डिंग रेंट पे लेने के लिए जाते हो तो मार्केट में वो आपको 20,000 रुपए का पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने एक रेंट कंट्रोल लगा दिया और वो क्या है कि भाई 25,000 रुपए का तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, मतलब इतने का आपने ऊपर एक अपर लिमिट सेट कर दिया। तो आप मुझे बताओ इससे क्या इंपैक्ट आएगा, हाउ इट विल इम्पैक्ट। बेटा इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा मार्केट के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेंट कंट्रोल आपने लगाया वो प्राइस सीलिंग है, मतलब आपने रेंट कंट्रोल जो होता है दैट इज अ प्राइस सीलिंग। बट अगर आप इसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर लगा दोगे तो ये नॉन बाइंडिंग हो जाएगा इन द नेचर, क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी 20,000 रुपए का रेंट के ऊपर बिल्डिंग मिल रही है, तो 25,000 रुपए का क्या लॉजिक है। ओके, सो इट विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ रेंटल हाउसिंग डिमांड, नो। सो अगर गवर्नमेंट ऐसा बोले कि मान लेते हैं, सुनो मेरी बात, इसको आप ऐसे समझ पाओगे, अगर मार्केट में अभी जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट 25,000 रुपए का चल रहा है, बट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं मैक्सिमम तुम 20,000 रुपए चार्ज कर पाओगे, तो मतलब अब मैंडेटरी क्या है कि 20,000 रुपए ही आप रेंट के लिए चार्ज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप 2 BHK का घर लेने के लिए जाते हो तो 2 BHK के लिए 25,000 रुपए ये मार्केट का रेंट है, बट गवर्नमेंट ने एक लिमिट सेट कर दी कि नहीं 2 BHK के लिए 20,000 रुपए से ज्यादा आप चार्ज नहीं कर पाओगे। तो इस लिमिट से तो इंपैक्ट आएगा क्या कि भाई अब ज्यादा डिमांड बढ़ेगी रेंट के घरों की 2 BHK की। लेकिन अगर ऑलरेडी 20,000 रुपए चल रहा है और गवर्नमेंट एक अपर लिमिट सेट कर देती कि 25,000 रुपए, ये तो कोई 25,000 रुपए का कोई रेलिवेंस ही नहीं रहा। ओके, तो इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा। क्वालिटी ऑफ रेंटल हाउसिंग कम हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा मार्केट के ऊपर, सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 20 का डी। आगे, द गवर्नमेंट मेक्स द प्रोविजन ऑफ विच गुड्स दोज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट। तो मतलब गवर्नमेंट ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जो खुद बनाना शुरू कर सकती है जिसको मार्केट सफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं करा पाएगी, तो बेटा वो होते हैं पब्लिक गुड्स और मैरिड गुड, सिंपल।
सो 21 का आंसर क्या बनेगा? पब्लिक गुड एंड मेरिट गुड, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो ऐसे सामान बनाना चाहेंगे जो लोग खरीदने के लिए रेडी हैं, जिसके लिए लोग पैसा देने के लिए रेडी है, दैट इज प्राइवेट गुड या डीमेरिट गुड। ओके, सो वो मेरिट गुड कम बनाएंगे एंड पब्लिक गुड वो कम बनाएंगे। सो देयरफॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है मार्केट फेलियर को रोकने के लिए एंड वो खुद प्रोवाइड कराएगी पब्लिक गुड्स एंड मेरिट गुड। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, नीचे इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, पैरामीटर दिए हुए हैं, कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, फी एंड अदर रिसीट। ओ ये पैरामीटर फॉर सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको ये बताना है कि ये इंटरेस्ट, डिविडेंड, फी, अदर रिसीट, इनका नेचर क्या है? ये टैक्स रिसीट है, ये नॉन टैक्स रिसीट है? तो दीज आर नॉन टैक्स रिसीट, सो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ओके, सो 22 का आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। आगे, अ गुड टैक्सेशन सिस्टम शुड बी, एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम कहता है ऐसा होना चाहिए, नंबर 1, जो पब्लिक की सर्विसेज को फाइनेंस करे। यस, मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। सो गवर्नमेंट को जो टैक्स से पैसा मिलता है, उस टैक्स के पैसे को यूज करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ना? तो एक अच्छा टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपको इतना पैसा दे दे कि जो पब्लिक के ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी उसको फाइनेंस आप कर पा रहे हो। हायर टैक्सेशन अच्छा नहीं होता है, कोई टैक्सेशन अच्छा भी नहीं होता है, प्राइवेट सर्विसेज से हमें क्या लेना देना। सो इट शुड बी एबल टू मेक द फाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक सर्विसेज इजी फॉर द गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 24, प्राइमरी डेफिशिएट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग द इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब आप फिस्कल डेफिशिएट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हो तो अपने को क्या मिलता है? प्राइमरी डेफिशिएट मिलता है। तो 24 का आंसर बनेगा ए, सिंपल है ये। आगे चलेंगे, मिस्टर अमित एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं, ठीक है, थ्रू इनसाइड इंफॉर्मेशन। तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हो और आपको कुछ तो इनसाइड इंफॉर्मेशन पता लगी। इनसाइड इंफॉर्मेशन ऐसी, इसको हम कहते हैं इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जनरली मार्केट में सबको नहीं पता है एंड उनको पता लगता है, कम्स टू नो दैट शेयर प्राइस ऑफ, एक कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाने वाला है। तो मतलब उसको पता है कि भाई फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो उन्होंने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए एंड उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया बाद में, कि भाई आज सस्ते में प्राइस पे उन्होंने शेयर खरीदे और फ्यूचर में जब रिलायंस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ा तो उसको बेचकर उन्होंने पैसा कमा लिया। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा केस है? व्हाट इज दिस केस? सो बेटा दिस इज द केस ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। वाई? क्योंकि मार्केट के अंदर और किसी को वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सो मतलब एक पार्टी के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी जिसके बेसिस पे उसने एक एक्शन लिया एंड ही हैज अर्न्ड द प्रॉफिट। सो दिस इज द केस ऑफ असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच कंसेप्ट इन्वॉल्व्स वन शॉट इंजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनटू अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन है, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें से? और वन शॉट इंजेक्शन की बात करेगी कि वो स्पेंडिंग इंजेक्ट करेगी जिससे इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। तो बेटा इस टाइप की काम को हम कहते हैं पंप प्राइमिंग। क्या बोलते हैं? पंप प्राइमिंग। तो पंप प्राइमिंग ये डायरेक्टली मॉड्यूल के अंदर लिखा नहीं हुआ है। पंप प्राइमिंग का मतलब क्या होता है? ये वन टाइम इंजेक्शन होता है, मतलब गवर्नमेंट एक टाइम खर्चा करती है शॉर्ट टर्म के अंदर जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी के अंदर जो डिप्रेशन है उसे रिकवरी करने में हेल्प होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज पंप प्राइमिंग। Which of the following are the capital receipt of the government? आपको बताना है कि इसमें से कैपिटल रिसीट का एग्जांपल कौन सा है। रिकवरी लोन, सबसे पहले कैपिटल रिसीट ऐसी रिसीट होंगी जिससे कि गवर्नमेंट की या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट कम होगा। सिंपल, कि गवर्नमेंट को पैसा आएगा, रिसीट होगी और उसका इंपैक्ट क्या होगा कि या तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या तो एसेट कम होगा। सो अगर लोन की रिकवरी होती है तो आपके पास पैसा आता है और एसेट कम होते हैं, तो ये कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल है। डिसइन्वेस्टमेंट से भी आपके एसेट कम होते हैं और पैसा आता है, तो ये भी कैपिटल रिसीट का एग्जांपल है। जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो बोरोइंग्स बढ़ती हैं, मतलब लाइबिलिटी बढ़ती है और आपके पास पैसा आता है, तो ये भी एग्जांपल कैपिटल रिसीट का है। मतलब ये सारे ही एग्जांपल जो लिखे हुए दोस ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसीट। तो 27 का आंसर क्या बना? डी। 28 द पर कैपिटा इनकम, ये क्वेश्चन हम टेकअप करें, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के साथ मैंने करवाया हुआ है तो ये गलती से यहाँ पे प्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ फूड। अगर किसी कंट्री के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर फूड का कॉस्ट बढ़ रहा है, फ्यूल का कॉस्ट बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर का कॉस्ट बढ़ रहा है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स इन द वॉर, वो इस वजह से कॉस्ट बढ़ रहा है इनका क्योंकि आप जो अपने रिसोर्सेज हो वो वॉर के ऊपर आप लगा रहे हो। सो आप मुझे बताओ ये किस टाइप की एक्सटर्नलिटी को क्रिएट करेगा? राइट बेटा, आपको बताना कि किस टाइप की एक्सटर्नलिटी को क्रिएट करेगा। सो ये क्रिएट करेगा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। बट नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है या नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी है? नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी है। ओके, आगे, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट?
इसको हम FRBM एक्ट भी कहते हैं, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव है फिस्कल डेफिशिएट को एलिमिनेट करना, कि जितना हो सके हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए और जो फिस्कल डेफिशिएट है वो कम हो पाए। सो टू एलिमिनेट द फिस्कल डेफिशिएट, बोरोइंग्स इवेंचुअली कम करना। ओके, 38th का आंसर क्या बनेगा? सी वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन द बजट? सो जब गवर्नमेंट बजट लेकर आती है तो बजट के अंदर इनमें से कौन सा वो चीज है जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का काम करता है? ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का मतलब क्या? कि इकोनॉमी के अंदर अगर बहुत ज्यादा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर इकोनॉमी के अंदर महंगाई होगी है ना, तो इन्फ्लेशन है, तो मतलब चीजों की डिमांड बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट बजट के थ्रू क्या करे कि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए? सो बेटा गवर्नमेंट ना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो कर सकती है। सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम से क्या होगा कि जो लोगों के हाथ में इनकम है वो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 100 रुपए कमाते थे और पहले आप 30 रुपए का टैक्स देते थे, और अब आपकी गवर्नमेंट ने 40 रुपए का टैक्स कर दिया, तो 100 रुपए में से आप 40 रुपए का टैक्स दोगे तो खर्चा करने के लिए आपके पास सिर्फ 60 रुपए बचेंगे। पहले 70 रुपए बचते थे क्योंकि आप सिर्फ 30 रुपए का टैक्स देते थे। सो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन को यूज किया आपकी डिस्पोजेबल इनकम को कम करने के लिए। तो अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो आप चीजों की डिमांड कम क्रिएट करोगे, चीजों की डिमांड कम क्रिएट होगी तो प्राइस कम चार्ज होगा, तो मतलब चीजों के यहाँ पे जो महंगाई आई हुई थी, इन्फ्लेशन, वो कंट्रोल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। सो 31 का आंसर बनेगा बी। ठीक है, ये डन है। आगे क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल इशू इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स? आपको ये बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा इशू मैक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं है। ओके, सबसे पहले, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है देखो, अगर इन्फ्लेशन है तो मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इशू है, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ मैक्रो इकोनॉमिक इशू है। तो क्या इशू नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक का? कि कैसे अगर टैक्स का चेंज आता है, टैक्स में चेंज आता है, तो कंज्यूमर की चॉइस कैसे चेंज होती है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग के ऊपर उसका इंपैक्ट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये कहता है एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या शो करता है? एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर शो करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से कंजम्पशन में आपकी इनकम के अंदर कितना चेंज आएगा। ठीक है, सो इट शोज चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम कॉज्ड बाय चेंज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग विच इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में क्या चेंज आएगा? सो राइट आंसर क्या बनेगा? 33 का बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34, yes, क्वेश्चन नंबर 34, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कैन इन्वॉल्व। सो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट कब करती है? जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही होती है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है, तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनाती है। ओके, और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को कम करना। तो इसमें क्या होता है? दो चीजें होती है, या तो गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देती है, या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देती है, या दोनों भी वो कर सकती है। सो इंक्रीजिंग द कंजम्पशन, नो, जब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होगी ना तो कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता है। डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस, आप स्पेंडिंग कम करते हो या फिर टैक्सेस को बढ़ा देते हो, दिस इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और इसका पर्पस क्या होता है कि लोगों के हाथों में कम पैसा बचेगा, दैट इज द मेन पर्पस। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट फेलियर? सो मार्केट फेलियर किन रीजंस की वजह से होता है? एक्सटर्नलिटी एक रीजन होता है जिसकी वजह से मार्केट फेलियर होता है। तो 35 का आंसर क्या बनेगा? ए। क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है। अमंग द फॉलोइंग कैनन्स, इन्होंने नीचे कुछ कैनन्स लिखे हुए हैं, थ्योरी भी नहीं कह सकते हो, ऑफ टैक्सेशन, विच वन हैज बीन गिवन बाय एडम स्मिथ ने कौन सा कैनन दिया था, ये आपसे पूछता है। सो एडम स्मिथ ने ना ये कुछ कैनन्स दिए थे, कैनन ऑफ इक्विटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें से कौन सा कैनन दिया है? कैनन ऑफ इक्विटी। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये शायद आपके मॉड्यूल में अपने को नहीं मिलेगा देखने को। ओके, द गवर्नमेंट ऑफर मिनिमम अश्योर्ड प्राइस टू द फार्मर। तो जो गवर्नमेंट फार्मर्स को एक अश्योरेंस देती है कि आपकी फसल का इतना प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, उसे एमएसपी भी कहते हैं। सो दिस इज नोन एज एमएसपी और द सपोर्ट प्राइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ फिस्कल डेफिशिट? सो बेटा इसमें से ना कौन सा जो कंपोनेंट है वो फिस्कल डेफिशिएट का कंपोनेंट है? ये तीनों ही कंपोनेंट फिस्कल डेफिशिएट के कंपोनेंट है। बजटरी डेफिशिएट भी, क्योंकि बजटरी डेफिशिएट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। ओके, मार्केट बोरोइंग्स भी आपकी टोटल रिसीट का हिस्सा बनती है, और जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो फ्रॉम द प्रधानमंत्री राहत कोष, वो भी खर्चे का हिस्सा बनेगा। तो ये सारी चीजें, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ फिस्कल डेफिशिएट। 38 का आंसर क्या बनेगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑपरेशनल टारगेट इन द बजट? सो बजट का मेन की ऑपरेशनल टारगेट होता क्या है?
बजट का जो की ऑपरेशनल टारगेट होता है वो है फिस्कल डेफिसिट को मीट करना, फिस्कल डेफिसिट। ओके, 39th का ए। क्वेश्चन नंबर 40th, इफ मिनिस्ट्री फॉल्स शॉर्ट ऑफ अप्रूवल अप्रूव्ड बजट इन अ स्कीम। तो मान लेते हैं कि एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्टेशन थी, उसको जितना पैसा मिला वो उतना पैसा उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट एडिशनल बजट थ्रू पार्लियामेंट। तो वो कैसे और पैसा ले सकती है, तो सप्लीमेंट्री बजट के थ्रू वो पैसा ले सकती है। ठीक है, एडिशनल बजट कैसे ले सकती है, सप्लीमेंट्री। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री फंडिंग, सप्लीमेंट्री। आगे, बजट ऑफ द गवर्नमेंट जनरली इंपैक्ट। सो गवर्नमेंट का बजट किसको इंपैक्ट करता है, तीनों चीजों को, रिसोर्स एलोकेशन को भी, रीडिस्ट्रीब्यूशन को भी, स्टेबलाइजेशन को भी। सो 41 का आंसर क्या बनेगा, डी। इनफैक्ट जब मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि गवर्नमेंट 3 टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है, रिसोर्स एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। ओके, तो ये तीनों कैसे होते हैं, बजट के थ्रू होते हैं। सो 41 का बनेगा डी। 42, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम रिजर्व बैंक टू स्टेट गवर्नमेंट। तो एक ना तरीका है पैसा देने का स्टेट गवर्नमेंट को फ्रॉम दी आरबीआई, जिसको हम कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। शॉर्ट टर्म, अगर स्टेट गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए पैसा चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ले सकती है बाय द वे ऑफ वेज एंड मीन्स एडवांसेस। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ पब्लिक डेट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंपोनेंट पब्लिक डेट का हिस्सा है, राइट। सो बेटा इसके अंदर आएगा मार्केट लोन, पब्लिक डेट है। एक्सटर्नल लोन जो आप ले रहे हो, पब्लिक डेट है। हाँ, ये जो पैसा है मतलब कोई अमाउंट है विच इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द सेविंग स्कीम या पीएफ के अगेंस्ट जो भी आपका पैसा होता है, दैट इज नॉट योर पब्लिक डेट। ओके, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट का कोई पीएफ की स्कीम है या कोई सेविंग स्कीम है, आपका पैसा वहां पे पड़ा हुआ है, तो डेट नहीं है। मार्केट लोन, एक्सटर्नल डेट, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ पब्लिक डेट। सो 1 और 2, सो 1 और 2 कहां पे आएगा, 43 का आंसर बनेगा सी। ओके, 44, द एक्सटर्नल डेट हैज शोन एट द एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ। सो बेटा जो एक्सटर्नल डेट है आप उसको किस रेट के ऊपर दिखाते हो। सो ना एक्सटर्नल डेट होता क्या है, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट है और उसने यूएसए से लोन लिया है, तो आप डॉलर में लोन लोगे ना, तो डॉलर में लोन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट पे रुपये में दिखाओगे, तो डॉलर को रुपये में चेंज करने के लिए एक एक्सचेंज रेट लगेगा। तो वो एक्सचेंज रेट कौन सी डेट का लोगे, तो वो जिस डेट के ऊपर आपने डेट को कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्टिंग द डेट मतलब जब आपने उधार लेने का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, उस डेट के ऊपर जो रेट होता है वो हम लेते हैं। 44 का ए बनेगा। 45, एलोकेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमने पढ़े हैं चैप्टर 7 यूनिट 1 के अंदर कि गवर्नमेंट एलोकेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन परफॉर्म करती है। सो बेटा ये क्या है, ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शन है। ये माइक्रो है कि मैक्रो है, माइक्रो है। 45 का ए। जो स्टेबलाइजेशन फंक्शन है वो मैक्रो इकोनॉमिक फंक्शन है। Who is responsible for economic stabilization and income redistribution in the economy? सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करना और स्टेबलाइजेशन को इंश्योर करना। तो राइट आंसर क्या बनेगा, 46 का बी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन स्मोकिंग इज कंप्लीटली बैंड। अगर ऐसा गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि आप पब्लिक एरिया के अंदर जैसे कि बस स्टैंड हो गया, स्कूल हो गया, पार्क हो गया, यहाँ पे आप स्मोकिंग कर ही नहीं सकते, तो गवर्नमेंट ये जो रूल बना रही है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमांड सोल्यूशन। ये हमने पढ़ा भी हुआ है। ये किसका एग्जाम्पल है, कमांड सोल्यूशन। डायरेक्टली आप बैन नहीं कर रहे हो, ओके, उन सारी चीजों को जिससे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो रही है एंड हेंस बिकमिंग द रीजन फॉर मार्केट फेलियर। सो 47 का आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। 48, एक्सटर्नलिटी लीड्स टू मार्केट फेलियर। एक्सटर्नलिटी की वजह से मार्केट फेलियर होता है, आपको रीजन बताना है ऐसा क्यों। बिकॉज दे ऑलवेज रिजल्ट इन नेगेटिव आउटकम फॉर द मार्केट, नो, ऐसा नहीं होता कि हमेशा नेगेटिव आउटकम ही आएगा। वो इस वजह से एक्सटर्नलिटी मार्केट फेलियर का रीजन बनता है क्योंकि वो जो भी कॉस्ट होती है एक्सटर्नलिटी की, अगर वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है और अगर वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है तो उसका बेनिफिट प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर शो नहीं होता। दे रिप्रेजेंट द कॉस्ट और बेनिफिट विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइस। ओके, तभी हम उसको एक्सटर्नलिटी कहते हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर इंटरनलाइज नहीं होती है, इसीलिए वो मार्केट फेलियर का रीजन बनती है। 48 का बी, फिस्कल फेडरलिज्म इंडिया के अंदर कौन मेंटेन करता है, फाइनेंस कमीशन देखता है। इट इज मेंटेन्ड बाय फाइनेंस कमीशन। हमने फंक्शन भी पढ़े थे फाइनेंस कमीशन के। 49 का डी। 50th, द पॉलिसी डिजाइन टू रिस्ट्रेन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी फेज। सुना, सो कहता है कि गवर्नमेंट क्या किस नेचर की पॉलिसी बनाएगी अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है।
सो मैंने आपको बता दिया है कि जब इकोनॉमी के अंदर अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, सो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा चीज़ों की, इसलिए चीज़ें महंगी हो रही है, तो एक्सपेंशनरी फेज के अंदर इकोनॉमी है। सो अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्शनरी नेचर की पॉलिसी बनाते हो। सो गवर्नमेंट किस नेचर की पॉलिसी बनाएगी? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनाएगी। उल्टा होता है, अगर इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी नेचर की पॉलिसी बनाती है। अगला, इन द पीरियड ऑफ स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन से फेज में होती है इकोनॉमी? तब होता है जब इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन होता है तब। तो अगर स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी है वेयर द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज लेस, सामान का यूज ही नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं होती यहाँ पे। फिस्कल पॉलिसी एम्स टू कॉम्पनसेट द डेफिशिएंसी इन बाय बूस्टिंग। सो गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है यहाँ पे उनका नेचर होता है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट डिमांड को यहाँ पे बढ़ाना चाहती है। गवर्नमेंट किसको बढ़ाना चाहती है? गवर्नमेंट डिमांड को बढ़ाना चाहेगी। ओके, सो उसका नेचर क्या है? यू वांट टू गवर्नमेंट यहाँ पे जो फिस्कल पॉलिसी बनाएगी वो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए बनाएगी, स्पेंडिंग को इंक्रीज करने के लिए बनाएगी। मतलब जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर देगी तो जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और स्पेंडिंग बढ़ेगी। इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी नेचर की फिस्कल पॉलिसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू काउंटर रिसेशन। सो अगर इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है, अगेन गवर्नमेंट उसको काउंटर करने के लिए एक्सपेंशनरी नेचर की फिस्कल पॉलिसी बनाएगी। तो आपको ये बताना है कि इसमें से एक्सपेंशनरी नेचर की फिस्कल पॉलिसी कौन सी हो सकती है। हाँ, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आप टैक्सेस को बढ़ा दोगे, टैक्सेस को बढ़ाने से क्या होगा कि अगर इकोनॉमी के अंदर, एक बार मुझे दोबारा से क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर कुछ गड़बड़ है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू काउंटर रिसेशन एज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सो अगर रिसेशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सो गवर्नमेंट डेफिशिएट फाइनेंसिंग करेगी बेटा। 52 का आंसर यहाँ पे सी बनेगा, डी नहीं बनेगा। सेकंड दो, मुझे चेक करने दो, सी ही इसका आंसर होना चाहिए। यस, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आंसर ही सी होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू काउंटर रिसेशन, मतलब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है और रिसेशन है तो मतलब उसको काउंटर करने के लिए आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाओगे। आप ऐसी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी जिससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। सो अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे लोन के तो उससे क्या होगा कि लोन महंगा हो जाएगा, तो लोग लोन लेने के लिए नहीं जाएंगे, प्रोड्यूसर लोन नहीं लेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो मतलब इकोनॉमी के अंदर और रिसेशन आ जाएगी। तो ये सही नहीं है। टैक्सेस अगर आप बढ़ा दोगे तो लोगों के हाथों में पैसा नहीं बचेगा, लोगों के हाथों में पैसा नहीं बचेगा तो वो खर्चा नहीं करेंगे, वो डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे, तो वो डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे तो अगेन प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी रिसेशन है और रिसेशन आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। डेफिशिएट फाइनेंसिंग करेगी, मतलब गवर्नमेंट बोरोइंग्स करेगी, और गवर्नमेंट बोरोइंग करके करेगी क्या? स्पेंडिंग करेगी। स्पेंडिंग करने से क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो मतलब इकोनॉमी रिसेशन से एक्सपेंशन की तरफ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 52 का सी आंसर है। ओके, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 53, द शेयर ऑफ कंसेशनल डेट इन टोटल एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया हैज। सो कंसेशनल डेट है ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हुआ है। ओके, सो गवर्नमेंट जो उधारी लेता है पहले कंसेशनल डेट की फॉर्म में ज्यादा लेता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम हुआ है। 53 सी, बजटरी डेफिशिएट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। बजटरी डेफिशिएट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। तो आप इसको कैसे दिखा सकते हो? एक्सेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवर पब्लिक रेवेन्यू। यस, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट एक्सेस ऑफ डेफिशिएट ऑन रेवेन्यू अकाउंट एंड डेफिशिएट ऑन कैपिटल अकाउंट। यस, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो। मतलब क्या है कि जब अपना खर्चा ज्यादा है और अपना रिसीट कम है तो दैट इज योर बजटरी डेफिशिएट। पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच इज फाइनेंस्ड थ्रू द सेल ऑफ 91 डेज टी बिल एंड ड्रॉइंग डाउन ऑफ कैश बैलेंस। मतलब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है तो गवर्नमेंट फाइनेंसिंग कर रही है। सो ये सारी ही चीजें क्या है? बजटरी डेफिशिएट को डिफाइन करती है। 54 का डी। क्वेश्चन नंबर 55, प्राइमरी डेफिशिएट का मतलब क्या होता है बेटा? फिस्कल डेफिशिएट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 56, मोस्ट इंपोर्टेंट एम ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अ डेवलपिंग कंट्री। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर फिस्कल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना, और जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वो स्टेबलाइजेशन की तरफ, उनका गोल क्या होता है? स्टेबलाइजेशन को इंश्योर करना। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर करना एक डेवलपिंग कंट्री का गोल है। 56 का बी। और अगर यही डेवलप्ड नेशन होता तो स्टेबिलिटी उनका गोल होता। क्वेश्चन नंबर 57, डेफिशिएट फाइनेंसिंग इंक्लूड। तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग में आप क्या करते हो?
डेफिशिएट फाइनेंसिंग के अंदर बोरोइंग करते हो सेंट्रल बैंक से, हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट जो हाई पावर्ड मनी है, नई करेंसी इशू कर सकती है, हाँ। या फिर जो भी गवर्नमेंट का पास्ट कैश बैलेंस है उसको विड्रॉ कर सकती है, हाँ। मतलब पैसा आपके पास कम पड़ रहा है खर्चा करने के लिए, तो वो खर्चा का जितना भी पैसा कम पड़ रहा है वो कहाँ से लोगे? या तो उधार ले लोगे, नया नोट छाप दोगे, या जो पहले की आपके पास पास्ट सेविंग है उसको आप यूज कर लोगे। तो इनमें से आप कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, मोस्टली गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। 57 का आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। आगे 58, द गवर्नमेंट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड नेमली इन। सो गवर्नमेंट के जो अकाउंट है बेटा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ, या पब्लिक अकाउंट, किन में गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन होते? ऑल ऑफ दीज। आगे, वैसे तो बजट साल में एक बार आता है, बट अगर किसी साल में इलेक्शन होते हैं सेंटर के तो 2 बार बजट आता है। 59 का बी, सॉरी 59 का ए, by the convention in an election year, budget may be presented twice. Fiscal deficit can be remedied by, तो फिजिकल डेफिशिएट को आप कैसे मीट करते हो? अगर फिजिकल डेफिशिएट होता है तो उसको आप कैसे मीट करते हो? गवर्नमेंट के पास 2 रास्ते हैं, या तो पैसा उधार ले ले या तो करेंसी प्रिंट कर ले, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। 60th का आंसर बनेगा सी, बट जनरली गवर्नमेंट बोरोइंग प्रेफर करती है, क्योंकि हमें नया नोट प्रिंट करने के लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व होनी चाहिए अपने पास, गोल्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैंडेटरी स्टेटमेंट अंडर FRBM एक्ट? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये दोनों आती है बेटा। सो इसमें से डेट स्टेटमेंट नहीं आती है FRBM एक्ट के अंडर। 61 का आंसर है सी। 62, पॉलिसीज यूज्ड टू टारगेट स्पेसिफिक की एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना रही है जो ऐसी इंडस्ट्रीज को फोकस करे जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज है, पर्पस क्या है? टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ इन दैट सेक्टर, कि एक्सपोर्ट बढ़े कंट्री का। सो आप मुझे बताओ कि इसमें से दैट इज लाइकली टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा? इससे मेरा नेशनल डेट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट के बढ़ने से इंपैक्ट क्या आएगा? नेशनल डेट कम होगा? नहीं। सो जब एक्सपोर्ट बढ़ता है उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपकी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, क्योंकि पहले अगर आप सामान सिर्फ इंडिया के लिए बना रहे थे तो प्रोडक्शन कम हो रहा था, अब आप इंडिया के बाहर भी सामान बेचोगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा क्या है? बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आता है, सो जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो इंप्रूव होता है। सो इट इंक्रीजेज द एम्प्लॉयमेंट रेट इन दैट सेक्टर एंड ऑल्सो इंप्रूव्स द करंट अकाउंट बैलेंस। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्प्लीकेशन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस? सो अगर आप प्राइस सीलिंग सेट कर रहे हो, प्राइस सीलिंग होती है हायर प्राइस, राइट, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा? यू हैव टू टेल दिस। उसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा? एक तो मार्केट के अंदर चीजें की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, ये सारी चीजें होंगी बेटा। ओके, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर जो एग्जांपल दिया था रेंट का, एक सेकंड रुकना। ओके, सो जैसे कि हमने ऊपर जो रेंट का एग्जांपल ऊपर आया था ना एक, उसका उल्टा सिचुएशन है ये। सो अब सुनना, गवर्नमेंट जो यहाँ पे प्राइस सीलिंग इम्पोज कर रही है दैट इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। मतलब मार्केट के अंदर रेंट कितना चल रहा है? 20,000। गवर्नमेंट कहती है 20,000 नहीं, 2 BHK अगर आपको खरीदना है ना तो 18,000 ही आप मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर पाओगे, ऐसा। तो गवर्नमेंट ने ये बाइंडिंग प्राइस लेवल होता है बेटा, ये इतना प्राइस डिफाइन कर दिया कि जो भी 2 BHK देगा रेंट पे वो 18,000 से ऊपर दे ही नहीं सकता। तो इससे क्या होगा? घर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो मार्केट के अंदर शॉर्टेज हो जाएगा 2 BHK का, क्योंकि लोग ज्यादा 2 BHK रेंट पे लेना चाहेंगे, राइट। सो फिर एलोकेशन की प्रॉब्लम आएगी, कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, किसको हम घर दें? ब्लैक मार्केटिंग भी होगी। अब लोग अंडर द टेबल पैसा देंगे, बोलेंगे घर की कमी होगी है तो आप 18,000 की जगह 19,000 रुपये ले लो। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। और जब इसके ऊपर सेट किया था कि मार्केट के अंदर अगर 20,000 है और गवर्नमेंट ने 24,000 सेट कर दिया, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आता। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन कवर हो गए हैं, इसमें बच्चा उलझता है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हमने टेकअप कर लिए हैं। आगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है और क्या बताना है इसमें से? मेरे हिसाब से आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। ओके, द मार्केट जनरेटेड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, अगर आपने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया कि मार्केट को डिसाइड करने दो कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होना चाहिए, तो वो इम्परफेक्ट हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि मार्केट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट फेलियर। तो एलोकेशन मिस एलोकेशन हो सकता है, एंड लिखा भी हुआ है इनएफिशिएंट एलोकेशन हो सकता है रिसोर्सेज का। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, मार्केट फेलियर कैन एट ऑल टाइम बी करेक्टेड। नो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके हमेशा मार्केट फेलियर को करेक्ट नहीं कर सकती है। पब्लिक गुड विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन अ मार्केट इकोनॉमी। हाँ बेटा,
मार्केट फेलियर होता है, इसका मतलब क्या है, उसका रीजन एक, उसका इम्प्लीकेशन एक ये भी है कि पब्लिक गुड सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट और थ्री ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 64 का बी बन जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 65, द गवर्नमेंट एडॉप्टिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा ऑन द लेवल ऑफ देयर इनकम। इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो ये कौन से फंक्शन के अंदर आता है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर आता है। 65 का ए आंसर बनेगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। एमएसपी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइस सीलिंग। बेटा प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये। ठीक है, कि भाई मिनिमम प्राइस कितना आप चार्ज करोगे, तो मिनिमम फ्लोर मैक्सिमम सीलिंग। सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि प्राइस फ्लोरिंग के कंसेप्ट पे काम करते हैं। एट द प्राइस फिक्स्ड देयर एग्जिस्ट एक्सेस सप्लाई। यस, व्हाट इज द प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस जो आप चार्ज कर सकते हो किसी भी गुड के लिए। सीलिंग का मतलब ऊपर देखो मैक्सिमम प्राइस, फ्लोरिंग का मतलब नीचे देखो मिनिमम प्राइस। तो 67 का बी। 68, अच्छा ये बहुत ही बड़ा कहानी लिखी हुई है, मैं पढ़ देती हूँ। सारा सोच रही है कि यार एक ना सेकंड हैंड कार खरीदते हैं फ्रॉम अ प्राइवेट सेलर नेम्ड जॉन, जिनका नाम क्या है जॉन। जॉन ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई कार तो एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर है, तो वो सेकंड हैंड मार्केट के अंदर गई और कभी भी कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ओके, ये एग्जांपल हमने पढ़ा भी था। हाउएवर जॉन को पता है कि कार में तो काफी ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है और कार डैमेज्ड है, बट ये कार उन्होंने रिपेयर करवाई हुई है, बट ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने सैरा से छुपा ली, जिसके बेसिस के ऊपर सैरा ने वो कार खरीद ली। बताओ यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या शो करता है बेटा, इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते थे, लेमन्स प्रॉब्लम। ये हमने बुक के अंदर कैसे पढ़ा था, लेमन्स प्रॉब्लम, कि जो लेमन्स मतलब क्या, कि जो बुरी कार है वो मार्केट के अंदर उनको लेमन्स बोला जा रहा है, कि धीरे धीरे मार्केट मिसिंग हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, रिचर्ड मस्ग्रेव इंट्रोड्यूस्ड 3 ब्रांच। हाँ, उन्होंने 3 तरीके से गवर्नमेंट का रोल समझाया था। एलोकेशन, हाँ ये लिखा भी हुआ है कि वो 3 ब्रांचेस कौन सी थी, रिसोर्स एलोकेशन, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। 69 का बी। 70th, अंडर विच सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा वर्डिक्ट था जहां पे यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास इक्वल और साइमल्टेनियस पावर होगी लॉ बनाने की, जीएसटी की, ये डिसाइड हुआ था। सो वो था बेटा मई 2022 का वर्डिक्ट। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पिकअप किया क्योंकि मेरे को पता है कि ये पॉइंट आपसे मिस हुए होंगे। अगर आपने देखा है कि मैंने इसके अंदर ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पिकअप करे हैं जो अनयूजुअल क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं कराना चाहूंगी, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मेरे को मजा नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि यार एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता था, राइट। तो इस क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बेसिस के ऊपर अपने को क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14 इसका जवाब देना है। ठीक है, इसका जवाब देना है। बताओ मुझे आप सबसे पहले कैपिटल रिसीट निकाल के बताओ। सो कैपिटल रिसीट कौन सी रिसीट होती है, ऊपर एक क्वेश्चन आया भी था, जिससे गवर्नमेंट का एसेट कम होता है और लाइबिलिटी बढ़ता है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट करूंगी जो कैपिटल रिसीट है। सो लोन की रिकवरी होती है वो कैपिटल रिसीट है क्योंकि आपका एसेट कम हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अदर रिसीट जो डिसइन्वेस्टमेंट की है वो भी कैपिटल रिसीट है, एंड आपने जो बोरोइंग करी वो भी कैपिटल रिसीट है। सो 5.1 प्लस 41.1 प्लस 6.8, कैपिटल रिसीट कितनी, गलत हो गया क्या कुछ, 5.1 गलत, 5.1 प्लस 11.6 प्लस 6.8 23.5, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, रेवेन्यू डेफिशिएट। रेवेन्यू डेफिशिएट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिशिएट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। सो पहले मुझे आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल के बताओ कितना आएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिससे एसेट लाइबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। सो गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देगी वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं ग्रीन में हाईलाइट कर रही हूँ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट की पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेमेंट टुवर्ड सब्सिडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सो 41.1 प्लस 1.3 प्लस 3.2, सो कितना आ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 45.6, 45.6। ऐसे ही अब आप मुझे रेवेन्यू रिसीट निकाल के बताओ, मैं इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, सो रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या, आपको जो
नहीं, ये तो डिसइन्वेस्टमेंट है, ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है। रेवेन्यू रिसीट दो टाइप की होती है, टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। सो ये टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट कितनी है 26.3 प्लस 12.3 कितना आ रहा है 38.6। सो दिस इज इक्वल टू 38.6। अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस 45.6 7, तो 7 क्या आ जाएगा रेवेन्यू डेफिशिएट। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आगे नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट हम कंसिडर करते हैं जब फिजिकल डेफिशिएट निकालते हैं, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्या है, टोटल कैपिटल रिसीट में से जितना बोरोइंग है वो माइनस कर दो। तो टोटल कैपिटल रिसीट कितना आया था, अभी हमने कंप्यूट किया था ना 23.5, तो 23.5 में से बोरोइंग्स माइनस कर दो बेटा, ये वाली। सो 23.5 माइनस 6.8 16.7, बी इसका आंसर आ जाएगा। सो दैट्स इट। ओके, सो ये आपकी डिस्कशन थी। थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन चैप्टर के अंदर ज़्यादा हैं, बट मैंने ऐसे क्वेश्चन पिकअप करे जो थोड़े से अनयूजुअल क्वेश्चन है। ओके, उम्मीद है कि ये डिस्कशन आपको यूजफुल लगी होगी, और अगर आपने यहाँ से 2-3 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कुछ करे हैं ना जो आपको नहीं आते थे, ट्रस्ट मी आपने 2-3 नंबर कमाए हैं 1 घंटा लगा के। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।